if you look at your timeline of this book, Development of Indian Economy, Evolution of Indian Economy. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. ये जो हमारा यूनिट है इसको क्लासिफाई कैसे किया? प्रायर टू इंडिपेंडेंस फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम 1950 टू 1990 सेकंड चैप्टर, रिफॉर्म्स इन 1991 ये थर्ड चैप्टर. नाउ फोर्थ यूनिट वाज द चैलेंजेस व्हिच वाज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, current challenges faced by Indian economy. It comes with this heading. On what were the challenges? We have already covered: poverty, unemployment, human capital formation. Now we are on the fourth key issue, that is a rural development. You can simply make it out. It is a common sense, beta. India as an economy is an agro-based economy, and if we go by the employment wise, majority of the employment comes from agricultural sector, because it is a main practice. It was and it is a main practice, except for last 17-18 years. After 2000 our tertiary sector grew at a faster rate. तो इसलिए उसका कंपैरेटिवली जब हम स्टडी करते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि उसका कम नहीं हुआ, वो उतना ही कांस्टेंट रहा. टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज हुआ, तो टोटल का जो प्रोपोर्शनेट है वो एग्रीकल्चर का कम हुआ. तो अब रूरल डेवलपमेंट इशू की चैलेंज क्यों है? इट इज ऑल कॉमन सेंस. जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन अ रूरल एरिया, majority of the workforce is engaged in agriculture and allied practices, तो उसको अगर हम डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री विल डेवलप, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगी देश की. और रूरल डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है. महात्मा गांधी ने भी कहा था कि रियल ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इंस्टेड द रूरल एरियाज शुड बी अपलिफ्टेड. और आप देखो बेटा, हम इसको आज भी पढ़ ही रहे हैं. 2020 में स्टिल वी आर स्टडिंग, एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज स्टिल वर्किंग ऑन द मैकेनिज्म टू बेनिफिट फार्मर्स. I don't know how many commissions have already been set up for finding some rescue or some respite for the farmers, but they simply failed to do so beta. ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें भी जो रिच फार्मर था वही अफोर्ड कर सका, या जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी उसकी मदद से जिसने हेल्प की. तो अदरवाइज एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल, अब यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, हम पूरा रूरल ले रहे हैं, जिसमें आर्टिसंस भी आ जाएंगे, छोटे मोटे कुम्हार मटके वाले काम करने वाले, इस तरह के लोग, मतलब आर्टिसंस टाइप लोग भी आ जाएंगे. हम रूरल सेक्टर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं. हमारे चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट. अब उस एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर ही आ जाता है ना रूरल डेवलपमेंट में. तो रूरल डेवलपमेंट का ये बड़ा मोटिव है. अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या, इसका लेआउट क्या है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है. रूरल डेवलपमेंट के जो पहला कि इसके मेन चैलेंजेस क्या हैं, की चैलेंजेस क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के इंडिया में. फिर इसके 3 टॉपिक हैं, एक रूरल क्रेडिट, एक रूरल मार्केटिंग, मतलब एग्रीकल्चर की मार्केटिंग. रूरल में हर चीज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड ही आ जाएगी ना. रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग मतलब वही एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एंड थर्ड एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, विविधता लाना. ठीक है, ये 3 एरियाज को स्टडी करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगी. तो उनको ये काफ़ी डिटेल्ड में है, आपको करना पड़ेगा. रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चरल क्रेडिट कह लो आप उसको, और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. तो ये रूरल डेवलपमेंट में ये 3 मेजर सब टॉपिक्स हैं हमारे इस यूनिट में. सबसे पहले हम जो इसने जो जेनरिक टॉपिक दिया है वो कर लेते हैं कि मेन की इश्यूज क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के. इंडिया जैसी ये पूरी बुक जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया, इन रेफरेंस टू इंडिया. ये इंडिया की बुक है. ये जैसे मैक्रो पढ़ोगे आप तो वो यूनिवर्सल है, वो पूरी दुनिया में एक जैसी है. माइक्रो लास्ट ईयर पढ़ी, वो यूनिवर्सल थी. स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सल है, लेकिन ये बुक स्पेशली ये इट इज़ इन रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी. ये इंडियन इकोनॉमी की एवोल्यूशन को स्टडी बता रहा है, और इंडियन इकोनॉमी के ही चैलेंजेस वही सब डिस्कस कर रहे हैं. रिफॉर्म्स भी इंडियन इकोनॉमी के ही थे. तो मेन की इश्यूज या मेन चैलेंजेस या इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में जो रूरल डेवलपमेंट करनी है उसके लिए मेन इश्यूज क्या हैं. तो जैसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे प्राथमिक
प्राइमरी थिंग इज कि रूरल एरियाज में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बड़ी स्लो हुई और उसमें ह्यूमन कैपिटल जो है वो कम कन्वर्ट हो सके, और उसमें हमारा फिर वही इश्यूज आ जाते हैं कि क्या क्या इसमें फोकस होना चाहिए। इसमें लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इस तरह की चीज़ें, जिसमें हेल्थ भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हमने लास्ट पिछला चैप्टर हमारा ह्यूमन कैपिटल ही था ना, उसमें हेल्थ, एजुकेशन, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, यही थे ना 5 उसके वो पैरामीटर्स। तो इसमें वही है कि रूरल एरियाज में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है, तो उसकी लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, ये इनको दीज आर एरियाज टू बी फोकस्ड ऑन और टू बी थ्रस्ट अपॉन टू रूरल डेवलपमेंट। लेकिन अगर इसमें लैकिंग है तो ये प्रॉब्लम है। देन लैंड रिफॉर्म्स, अब रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज़ हैं वो लैंड रिलेटेड ही हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स विल प्ले अ वेरी की इशू इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और लैंड रिफॉर्म्स में कैसे, क्योंकि अगर मान लो बहुत बड़ी ज़मीन है लेकिन उसमें 5 ही ओनर हैं और 5,000 आदमी उसमें लैंडलेस है, काम कर रहा है, या टेनेंट्स काम कर रहे हैं, या टिलर्स हैं, तो ये तो वेलफेयर नहीं ना हुआ। तो लैंड रिफॉर्म्स ये अगेन रूरल डेवलपमेंट के लिए एक की इशू है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है लैंड रिफॉर्म्स में, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन लैंड रिफॉर्म्स? एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जैसे कंसोलिडेशन वगैरह करके, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बीच में पिम्प्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं उनको रिमूव करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो लैंडलेस लेबरर है या जो भूमिहीन किसान है उसके राइट्स, उसके भी हक जो हैं उनको भी रिजर्व करना, ये भी इशू है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स, उनका जो शोषण होता है उसको मिनिमाइज करना या ख़त्म करना, ये भी लैंड रिफॉर्म्स का ही इशू है। तो लैंड रिफॉर्म सेकंड चैलेंज है। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये भी बात सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर इंडिया में कुछ बना है तो या तो थोड़ा बहुत पंजाब में बना, वो भी शायद ग्रीन रेवोल्यूशन के, या फिर वो इंदिरा गांधी कनाल बनी राजस्थान के टाइम पे, राजस्थान में, और वो जहाँ पे बनी है वो एरिया डेवलप हो गया। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ बना ही नहीं है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए, वहाँ तो सड़कें ही नहीं है, वहाँ पे तो किसी ने अगर स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री भी खोलनी हो रूरल एरिया में तो उसी के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत सारी इसमें इश्यूज आ जाते हैं डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसमें क्या क्या मेन चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड लिख लो, इरीगेशन लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी लिख लो। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही इसी चैप्टर के टॉपिक ले लो कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज गोडाउन्स वगैरह नहीं है, ये सब चीज़ें, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ट्रांसपोर्टेशन खैर रोड में ही आ गया। रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि इंडिया में किसानों की बेहतरी के लिए हो सकता है टायर इंडस्ट्री, टायर की कंपनियां इंडिया में 5-6 ही हों, MRF टायर कैसे, उन्होंने उसके इनके लिए रबर के लिए नाम पे रिसर्च सेंटर बना दिया होगा, लेकिन जो बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर है उसके लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर नहीं है। सिर्फ एक फैसिलिटी है सॉइल टेस्टिंग की, वो भी किसी स्टेट में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी में नहीं है। तो ये भी एक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफॉर्मेशन, कि किसान, एक तो किसान क्यों, जो रूरल एरिया में रहने वाला इंसान है वो पहले ही लेस इन्फॉर्म्ड होता है, लेस एजुकेटेड होता है, ऊपर से उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी नहीं पहुंच पाती, तो ये भी एक इशू। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर 3 इशू बताए मैंने आपको। पहला ह्यूमन रिसोर्स का, जिसमें आ गया हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ये सब, सैनिटेशन। दूसरा आ गया लैंड रिफॉर्म, जिसमें इंटरमीडिएट्स खत्म करना, हाँ इस तरह की चीज़ें आपकी आ गई, प्रोटेक्शन ऑफ टेलर्स, इनके राइट्स वगैरह रिजर्व करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टोरेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। क्रेडिट फैसिलिटीज, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, अगर रूरल डेवलपमेंट करनी है, रूरल एरिया को अपलिफ्ट करना है, तो उसमें से पॉवर्टी को एलिविएट करना पड़ेगा, और जिसमें से क्या आप उसमें वीकर सेक्शन है, जो पिछड़ा हुआपन है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो हमेशा एलिनेटेड अलग रही है सबसे, आदिवासी जंगलों में ही रहे हैं, बाहर शहरों में नहीं आते थे, इस तरह की कुछ कास्टें और भी हैं जो ब्लेंड नहीं होती, उनको अपलिफ्ट करना, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना, वीकर सेक्शन को। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करना, तो पॉवर्टी से एलिवेट करेंगे, ये भी एक इशू है। तो 5 इशू हो गए। 5वां है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। हर लोकेलिटी में कोई ना कोई रिसोर्स होता है,
किसी जगह पे बैम्बूज बहुत होते हैं, उसके लिए बैम्बू रिसोर्स है। कई जगह पे फ्रूट बड़ा होता है, उसके लिए फ्रूट रिसोर्स है। कई जगह का पेस्चर बहुत अच्छा है तो उसके लिए जो घास है वो उसका रिसोर्स। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्स हो उस एरिया के, उसको डेवलप करना, ये भी इंडिया में एक। सो देर आर 5 मेजर इश्यूज या चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज को डेवलप करना है तो 5 इशू हैं। 3 तो वही हैं जो आपके टॉपिक में ही है कि उनको भाई क्रेडिट और फैसिलिटीज और मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन इट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी है, लैक है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को। दूसरा लैंड रिफॉर्म्स। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा पॉवर्टी। और पांचवा जो लोकली अवेलेबल रिसोर्स है उसको डेवलप करना। ये 5 इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं विच आर बीइंग फेस्ड फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब आ जाओ हमारा पहला टॉपिक, रूरल क्रेडिट। रूरल डेवलपमेंट का तो हमने जेनरिक मतलब किया कि अपलिफ्टिंग द होल एरियाज विच आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एंड बेसिक नीड्स, है ना। और उसमें व्हाट आर द चैलेंजेस, दीज आर द 5 चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज रूरल क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? उधार पे पैसा मिल पाना, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर द डिज़ायर, चाहे फार्मर हो चाहे अदर आर्टिसंस हो। So whenever they desire, if the loans are available, that is good, credit facilities are available. If they don't find easy and cheap loan, that means credit facilities are inadequate or there is some deficiency in it. So rural credit means availability of funds when required. अब देखो बेटा, इसमें एक फैक्टर और है, हम इसमें जो ध्यान देखना चाहिए हमें कि 1991 जो था एलपीजी वाला, हम बोलते हैं उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही हैं, असल में तो वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे। इकोनॉमिक्स में तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर भी आना चाहिए, एजुकेशन भी आना चाहिए। इनमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई 1991 के बाद। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई, तो वो तो इंडस्ट्रीज की हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज तो निगलेक्टेड, इसको तो निगलेक्ट ही कर दिया। इसके लिए तो कोई पॉलिसी प्लान ही नहीं थी। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि जो ट्रैक्टर पहले हम बाहर से इंपोर्ट करके हम असेंबल करके बनाते थे, अब यहीं बनना शुरू हो गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ इतना ही वो हुआ, पर वो खरीद के ही वो उसके लिए पैसा ही नहीं मिलता उसको। वो एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर तो फिर वहीं का वहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, दूसरा, सरकार ने कभी खर्चा नहीं किया। सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा कुछ किया, उनके लिए कंटेनर्स बनाए, शिप पोर्ट्स बनाए, सी पोर्ट्स बनाए, अलग अलग एयरपोर्ट्स बनाए, उनके सामान कैरी करने के लिए कॉरिडोर्स बनाए। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या किया? एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है रूरल सेक्टर में। पहले भी नहीं था, 91 के बाद भी नहीं था। ये तो अब बने जाके फूड कॉर्पोरेशन, एफसीआई के गोडाउन्स वगैरह, तो हम अपना कुछ ग्रेन जो हैं, दाने जो हैं, बचा लेते हैं। अदरवाइज हमारे देश में तो बाहर पड़े पड़े अनाज बर्बाद हो जाता है। और वो बर्बाद नहीं होता है, इट इज़ ऑल प्लेड। यू नो व्हाट दे डू। जैसे अगर 500 बोरी है, 500 क्विंटल अनाज बहुत होता है, 500 बोरी पड़ी है या 1000 बोरी पड़ी है, बारिश में गिल्ली होगी, सो दे लेट इट रून, दे लेट इट गेट स्पॉइल्ड, बिकॉज ऐसे वो गेहूँ बिकना था 2 रुपये किलो। लेकिन वो जब फ्रेगमेंट, उसमें फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, डाइल्यूट होकर वो गल जाता है, जब उसके अंदर से वो शुगर्स का वो ब्रेवरीज को, शराब वाली इंडस्ट्रीज को वो ज़्यादा महंगा जाता है। तो ये तो करप्शन प्रैक्टिसेस हैं, मैल प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ होती हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ये तो कमी रही इंडिया में हमेशा। देयर वाज ऑलवेज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम तो वो कंट्री थे जो फूड डेफिशिएंट कंट्री थे। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन वी यूज्ड टू इंपोर्ट ग्रेन्स। हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करके हिंदुस्तान को खाना खिलाते थे। यू रिमेंबर लाल बहादुर शास्त्री, अवर पीएम, उन्होंने ही गेव अ कॉल ड्यूरिंग हिज टेन्योर टू फास्ट फॉर 1 डे। तब पूरा देश सोमवार का व्रत रखना शुरू हो गया था, बिकॉज वी वर डेफिशिएंट इन ग्रेन्स। हमारे पास डेफिशिएंसी थी ग्रेन्स की। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सफिशिएंट हुए। लेकिन अब पिछले 15-20 सालों में हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, गोडाउन्स और वेयर हाउसेज की कैपेसिटी बढ़ी है। तो नाउ वी कैन स्टोर, तो एटलीस्ट वी हैव अ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एटलीस्ट, कि भी अनाज जो है बफर क्रिएट किया जाता है। अभी ये हम पढ़ेंगे, अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ही पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट ही खरीद लेती है,
और उसको बफर कर लेती है, स्टॉक कर लेती है, स्टोर कर लेती है टू मीट अनसर्टनिटीज। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे अनसर्टनिटी थी, बहुत सारे गरीब लोगों को जो डेली वेज एम्प्लॉयज थे उनको काम से छुट्टी हो गई, और वो मैक्सिमम जो है वो अपना माइग्रेशन शुरू होगी, वापस अपने इनबाउंड हो गए घर को। तो उसको अभी बफर स्टॉक था, फूड सिक्योरिटी थी, तभी राशन दे रहे हैं ना पिछले 5-6 महीने से करोड़ों लोगों को। सोचो कितने करोड़ बोरी बटती होगी हर महीने, तो स्टॉक किया हुआ था। तो ये पर पहले हम ये इसको पढ़ रहे हैं चैलेंजेस। अब आ गया हमारा क्रेडिट फैसिलिटीज। देखो रूरल क्रेडिट मीन्स व्हेन रूरल फार्मर्स या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस when they require fund for purchase of various inputs like seeds, fertilizers, pumps, tractors, harvesters, इस तरह की चीज़ें, they require money, तो such that is known as rural credit। अब इसको दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ऑन टाइम बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, टाइम बेसिस पे फिर वही आ गया, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो क्रेडिट which is required to meet in a short period of time, and these are the loans which range from 6 months to 15 months। 1.5 साल, आधे 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बीच में जो लोन्स चलते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। और ज़्यादातर किस लिए लिए जाते हैं? टू बाय सीड्स, टूल्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर फिर 6 महीने के बाद चाहिए होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। फिर मीडियम टर्म क्रेडिट, जैसे जो होते हैं 15 महीने से फ्रॉम 15 मंथ्स टू 5 years, जो मिड टर्म लोन्स हैं, और ये ज़्यादातर लिया जाता है मशीनरी, इक्विपमेंट, डिगिंग वेल, कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो 5 साल से 20 साल के बीच में चलता है किसी फार्मर का, 3 में डिवाइड कर लो ना। शॉर्ट टर्म 6 महीने से 15 महीने मंथ्स में, 6 to 15 months शॉर्ट टर्म लोन्स, 15 months to 5 years मीडियम टर्म लोन्स, एंड मोर देन 5 years, मतलब 5 year, 10 year, 15 year, 20 years लॉन्ग टर्म लोन्स। और लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादातर परमानेंट इंप्रूवमेंट्स के लिए होते हैं, नया लैंड एक्वायर करने के लिए होते हैं, या कोई बड़ा एसेट खरीद लिया, ट्रैक्टर्स खरीद लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। अब दूसरा बेसिस है क्रेडिट को क्लासीफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस। सिंपल है ये, देखो ये तो 12th में यार तुम, तो ये तो प्रोडक्टिव पर्पसेस, जब वो खरीद रहा है बीज, फर्टिलाइजर, पंप, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल बना रहा है, इस तरह की चीज़ें बना रहा है, वो प्रोडक्टिव पर्पस, स्टोरेज के लिए कोई बना रहा है, प्रोडक्टिव पर्पसेस। लेकिन अगर वो बेटी की शादी कर रहा है या कुछ और इस तरह का कोई फंक्शन कर रहा है या इस तरह की चीज़ों के लिए पैसा उधार ले रहा है, तो वो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस हो गया। रिलीजियस को भावन करा दिया किसी ने, बेटी की शादी करा दी, या अपने पुराने दिए हुए लोन को वापस कर रहा है, वो नॉन प्रोडक्टिव सोर्सेज। सो रूरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन एंड प्रोडक्टिव बेसिस। अब आ जाओ सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, कि रूरल एरियाज में क्रेडिट के सोर्सेज क्या हैं। देखो इसमें बेटा 2 हैं, हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल। फिर वो आ गया फॉर्मल और इनफॉर्मल, स्कूल के हमने एजुकेशन के किए थे ना। फॉर्मल मीन जो गवर्नमेंट फॉर्मली लोन दे रही है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल रीजनल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इनके थ्रू जब क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लोन्स दिए जाते हैं, ये फॉर्मल सेक्टर है। लेकिन वही क्रेडिट या लोन्स अगर फार्मर्स को मिल रहा है मनी लेंडर से, किसी ट्रेडर से, व्यापारी से, या रिलेटिव से, या अपने गांव के सरपंच से, या अपने इस तरह के लोग, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो सोर्सेज में फॉर्मल और इनफॉर्मल, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोर्सेज। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका तो नाम ही पता है हमें, कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल रीजनल रूरल आरआरबीज बोलते हैं इनको, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इस तरह के जो हैं ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए क्रेडिट के। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वही इनफॉर्मल वाले, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, हेडमैन ऑफ द विलेज और फ्रेंड्स, इनफॉर्मल सोर्सेज। अब इसमें आपको एक याद रखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल, या इंस्टीट्यूशनलाइज और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज में।
एक डिफरेंस तो ये है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं दे चार्ज देयर ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो अपनी मर्जी से डिक्टेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैनिपुलेट भी करते हैं और कोलेट्रल भी लेते हैं और किसानों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज सोर्स जो इंस्टीट्यूशनलाइज सोर्सेज हैं, संस्थागत जो सोर्सेज हैं, जो संस्थाएं हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक, इनमें रीजनेबल चीप सस्ते दर पे लोन मिलता है। फ्रॉम दीज सोर्सेज फार्मर्स गेट चीप लोन्स, ये एक डिफरेंस है। फिर इसमें एक ये लिखो, अगर आप दिमाग में रखना चाहो तो ये रख लो, नाबार्ड सुना आपने, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड जिसको कहा जाता है। आज ही बहुत सारी स्कीमें नाबार्ड के तहत ही चलती हैं। नाबार्ड एक अम्ब्रेला वो है, प्रोग्राम है कि इसके अंदर फिर रूरल एग्रीकल्चर आर्टिसंस को, खादी ग्राम उद्योग, फिर इसके अंदर बड़े छोटे 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 प्लान्स होते हैं जिनके तहत किसानों को या फार्मर्स को या आर्टिसंस को या इन तरह के लोगों को जो है लोन दिए जाते हैं। तो नाबार्ड का, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इसलिए बता रहा हूँ। नाबार्ड वॉज सेटअप इन 1982, 82 मीन्स इंदिरा गांधी थी, ठीक है। एंड दिस वॉज established as an apex body to regulate or control the all institutionalized sources of rural credit. Sorry beta. NABARD was set up, NABARD, National Agriculture and Rural Development Bank, was set up in 1982 as an apex body to govern or regulate or control rural finances, rural credit. खैर ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। द सोर्सेज, ये आ गया रूरल क्रेडिट, और इसके रूरल क्रेडिट में सबसे इन गवर्नमेंट ने एक ही काम किया, वो किया नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया। अब सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, पहला टॉपिक है ना रूरल क्रेडिट। सोर्सेज वही मैं बता चुका हूँ आपको, एक उन्होंने लिखा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मीन्स इनफॉर्मल सेक्टर, और जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो फॉर्मल सेक्टर। और क्या है नॉन इंस्टीट्यूशनल इनफॉर्मल सेक्टर में? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स। और ड्यूरिंग 1951-52 जब हमारा प्लानिंग कमीशन बैठा था, उस साल का जो डाटा अवेलेबल है, 94% ऑफ टोटल रूरल क्रेडिट वो मनी लेंडर से आया। 51, मतलब इतना बड़ा स्केल था इनफॉर्मल सेक्टर का 1951-52 में। और दे यूज टू एक्सप्लॉइट बिकॉज दे यूज टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड, दे एक्वायर्ड लैंड इन इफ द फार्मर फेल्स टू पे बैक। अरे कितनी इंडियन मूवीज बनी है, मदर इंडिया, लाला मेरी माँ के कहने, वो माँ पहले उधार लेती थी, बाद में वो ज़मीन पे अंगूठा लगवा लेता था, फिर बेटे लड़ते थे, यही फिल्में होती थी। तो वही फैक्टर आ रहा है यहाँ पे कि दे यूज टू एक्वायर और एनेक्स लैंड ऑफ द फार्मर्स दोज हु फेल टू पे बैक। जो वो वापस नहीं कर सकते थे उनकी ज़मीनें ले लेते थे। और दे यूज टू मैनिपुलेट अकाउंट्स में हेरा फेरी करते थे, जैसे 5,000 लिया उसको 50,000 कर दिया। तो मनी लेंडर्स का ये भी एक वो है, प्रॉब्लम्स कह सकते हो आपकी भी। मनी लेंडर से जो लोन लेते थे रूरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उनमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे, आप ये लिख सकते हो। फिर और इनफॉर्मल सेक्टर में आगे ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे एरिया के, मान लो मैं प्याज का व्यापारी हूँ, मेरे एरिया में जितने प्याज उगाने वाले हैं वो मेरे पास ही प्याज बिकता है, क्योंकि फिर मैं आगे रिटेल में बेचने के लिए, उसको यहाँ पे बोलते हैं आड़ती, नॉर्थ इंडिया में उसको बोलते हैं आड़ती। ऐसे नहीं तो ऑक्ट्रा एजेंट भी बोलते हैं, ऐसे उसको ट्रेडर भी बोलते हैं। लिखा होगा फ्रूट ट्रेडर्स, लिखा होगा कई जगह, आपने बोर्ड्स में पढ़ा होगा। वो आड़ती मतलब वो लोग वो होते हैं, जैसे किसान अगर लेके आया अभी 2 बोरी प्याज घर से, मेरा कोई जान पहचान, उसको मैं तुरंत पैसे दे दूंगा, कुछ ना कुछ किसान को तुरंत मिल जाते हैं, बाकी हिसाब में लिख लेंगे भी इतने एडवांस दे दिए, इतना लाया था, इतना। तो वो भी एक सोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर का। और वो कैसे एक्सप्लॉइट करता था,
वो फोर्स करता था फार्मर को कि तू अपना प्रोड्यूस मेरे को ही बेच. दे फोर्स फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस फोर्सिबली एंड दे वर अंडरपेड ऑल्सो. उनको पैसे भी कम दिए जाते थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई लगाना ही लगाना है उन्होंने. फिर लैंडलॉर्ड्स, जमीन मालिक, जमींदार, इस तरह के लोग, ये भी इनफॉर्मल सोर्सेज है. रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो ये आ गए इनफॉर्मल सोर्सेज. और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वही हैं, 3-4 ही हैं मेरे ख्याल से. मल्टी एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, मल्टी लेवल जो है, लेकिन मतलब वही आ गया. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जिनमें आरआरबीज आते हैं, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स. फिर एक आ गया कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक जिनको कहा जाता है. फिर कमर्शियल बैंक, ठीक है. तो अलग अलग लेवल था बिल्कुल. एक हर गांव में होगा, फिर एक की ब्रांच डिस्ट्रिक्ट में होगी, एक की ब्रांच ऐसे, मतलब इस तरह का सिस्टम. तो मल्टी लेवल वो था. लेकिन इंस्टीट्यूशन के सोर्सेज यही हैं, आज भी यही हैं. ये तब की बात नहीं, आज भी यही है. आज भी एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस के लिए मेजर सोर्स कोऑपरेटिव्स ही हैं. आपको अगर याद हो, जब मनी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब पूरा करेंसी चेंज हुई थी, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक ऐसे थे जिनको कि मनी को बड़ी देर तक एक्सचेंज करने की परमिशन दी गई थी. तो ये हैं 3 सोर्सेज, 3 क्या 4 लिख लो. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. सो ये आगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी हुआ, इंपॉर्टेंट ईयर टू बी मेमोराइज्ड. आपको एक साल याद रखना है फॉर्मल सोर्स के केस में, 1969. यस, 1969, क्योंकि मेरे ख्याल से 1969 में बैंक्स की नेशनलाइजेशन शुरू कर दी थी इन्होंने, राष्ट्रीयकरण, कि वो नेशनल एसेट बना दिया. ऐसे नहीं तो वो प्रॉफिट लॉस पे अपनी कंपनी की तरह चलते थे बैंक्स. नेशनलाइजेशन का मतलब हो गया कि दे वर टेकन अंडर द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के छत्र छाया में उसको ले लिया गया, जिसका ये मतलब ही हुआ कि कभी कोई बैंक डिफॉल्ट होने से गवर्नमेंट उसको पैसा देता था, और कोई ज़्यादा कमाने से तो गवर्नमेंट उससे ले भी लेती थी. जो अभी चल रहा है ना, ऐसा अभी भी तो चल रहा है. अभी पिछले ही साल की बात है, अप्रैल की, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टैंप उठाया, मर्जर किया. नहीं तो इंडिया में तो मशरूम्स की तरह बैंक सूखे थे. देना बैंक, लेना बैंक, विजया बैंक, वो बैंक, ये बैंक, दुनिया भर के बैंक थे. अब गवर्नमेंट ने उनको 4 बड़ी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया. जैसे एक पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, तो ये बड़ी, और इनके साथ क्लब करके उनको कर दिया. ये भी रिसेंट रिफॉर्म्स हुए, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये भी आपको पता होना चाहिए. खैर, इट वाज ऑल ओवर न्यूज़. तो 1969 is a major year to be remembered, because in 1969 banks were nationalized. And why they were nationalized? Keeping in interest of the rural people, ताकि उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज आसानी से अवेलेबल हो जाएं एट चीपर रेट, और वो एक्सप्लॉइट ना हो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के हाथों. इसलिए बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया, और इस पूरे फॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट का एक सुपरविजन के तहत रखा गया. तो इन फॉर्मल सेक्टर में ये भी एक कदम उठाया गया. अब आ जाओ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. हालांकि हम लिख चुके हैं, लेकिन इसमें डाटा दिया हुआ है इन्होंने. पहला, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, जो फॉर्मल सेक्टर है. इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल ही है, मनी लेंडर, फिर उसमें नाम थोड़ी लिखेंगे रामू काका कौन सा था, उसमें उतना ही खत्म हो गया. इनफॉर्मल सेक्टर, उसमें आपको पता होना चाहिए इनफॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से हैं. मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ऑक्ट्रा एजेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सब हैं. अब जो फॉर्मल सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, उसमें जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इनका रेट भी रीजनेबल होता है, मतलब चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये ऑलमोस्ट 30% ऑफ रूरल क्रेडिट को कंट्रीब्यूट करते हैं. जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सोसाइटीज़ हैं, क्रेडिट की सोसाइटीज़, वो ऑलमोस्ट रूरल क्रेडिट में 30% क्रेडिट देते हैं. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, कि फार्मर को मनी लेंडर्स के क्लच से हटाना. दूसरा, कि उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंसेस या क्रेडिट अवेलेबल कराना. और उसकी अलग अलग ब्रांचेस होंगी टू स्प्रेड द. तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू स्प्रेड द क्रेडिट फैसिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री. अच्छा, और चौथा इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि टू बिग फ्लो चलता रहे, मतलब ऐसा हो कि लोन लिया,
तो वापस रीपे भी हो रहा है, और जब रीपे हो रहा है तो फिर दूसरे को जा रहा है, दूसरा भी रीपे कर रहा है, फिर तीसरे को भी जा रहा है, तो इसको एक चलाते रहना, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक दूसरा इंस्टीट्यूशन, चार ही तो है ना, एक हम कोऑपरेटिव कर चुके, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल आरआरबीज, कमर्शियल बैंक, चार ही तो है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, और ये ज़्यादातर लैंड और मॉर्गेज में जिसको गिरवी रखा जाए उसके अगेंस्ट लोन देता है, और इसके ऑब्जेक्टिव दो ही हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना, मतलब 20, 25, 30 साल के लिए लोन देना, तो जब इतने लंबे के लिए है तो देता भी ज़्यादा ही होगा ना, और दूसरा एग्रीकल्चरल इनपुट्स और परमानेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे आपको गोदाम बनाना है, कोई और किस तरह की कोई चीज़ बनानी है, पानी की टंकी बनानी है या नया फार्म बनाना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन देता है, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक। थर्ड कमर्शियल क्रेडिट बैंक, ये तो आ गया ना 1969 में, दे वर ऑल नेशनलाइज्ड, ठीक है, आफ्टर नेशनलाइजेशन इसके ऑब्जेक्टिव ये हो गए, पहला डायरेक्टली फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना बाय ओपनिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, ठीक है। कमर्शियल बैंक आप जाओ चनैनी में, गांव में, छोटे छोटे गांव में एसबीआई का चाहे कमरे में ब्रांच चल रही होगी, लेकिन चल रही होगी, तो इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस खोली हैं, तो वो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए खोली है ना। अच्छा, फिर अवेयरनेस, अच्छा जो कमर्शियल बैंक है ये अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। तो देखो आता ही है ना कि भाई एड्स आती है ना, तो उसमें एड्स में आप नोटिस करना, अगर बंधन बैंक, यस बैंक की ऐड आती है तो वो ऐड आती है कि हमारे पास अकाउंट खुलाओ, लेकिन एसबीआई की या पीएनबी की इस तरह की बैंक की जब ऐड आती है तो वो ऐड आती है पब्लिक सोशल मैसेज देने के लिए कि भाई जनधन योजना, आप सभी अकाउंट खुलाओ, सभी अपना पैन कार्ड उससे लिंक कराओ, अपना ये एक आधार लिंक करो, तो वो तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन, ये तो नहीं बोल रहे हमारे साथ अकाउंट खुलाओ, ये डिफरेंस है। सो दे आर मोर ऑफ वेलफेयर सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जो रूरल एरियाज में, रीजनल मतलब जैसे हमारे यहाँ पे उधमपुर में देविका बैंक, एक ही ब्रांच है, यहीं पे ही उधमपुर में ही है। वैसे मेरे मासी का लड़का लगा हुआ है जोगिंद्रा बैंक सोलन में, दो ही ब्रांच हैं, एक शिमला में एक सोलन में। दीज आर रीजनल रूरल बैंक्स। अच्छा, इनका ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य क्या है? टू ओपन अप द ब्रांचेस इन दोज एरियाज वेयर बैंकिंग फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, और दूसरा प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू स्मॉल मार्जिन, जो छोटा किसान है जिसके पास कोलेट्रल रखने के लिए भी नहीं है, जमीन गिरवी रखने के लिए नहीं है, वही एक जमीन है, उनको लेता है रीजनल। और अगला सोर्स है, अच्छा इसमें दो सोर्स और दिए भाई, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। चार तो हम पढ़ ही रहे थे ना। अब पांचवा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये बैंक नहीं है, जैसे आपने वो देखा होगा आपके रिश्तेदारों में भी डालते हैं ना, वो किटी या कमेटी डालते हैं कि सब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो एक महीना ये ले जाएगा, फिर अगले महीने सब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, दूसरे महीने उसकी पर्ची निकलेगी, वैसा ले जाएगा। इस तरह का मैकेनिज्म जो होता है ना, एक दूसरे का एक आपस में ग्रुप बनाया और आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दैट इज नोन एज SHGs। और इंडिया में बहुत बड़ा है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आजकल तो उनको SHGs को वो आजकल NGO बना देते हैं लोग, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सेक्टर है इनफॉर्मली, लेकिन ये क्योंकि म्यूचुअल है इसलिए बहुत बड़ा सेक्टर है ये। बाय मार्च 2003 more than 7 lakh self help groups was reported in the credit link। जो देश का जो क्रेडिट लिंक चलता था, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, कितना टाइम है, हालांकि मैं इसका नाम भूल गया लड़के का, वो तेलुगु लड़का है और उस टाइम ये पूरा आंध्र प्रदेश था, अब तो तेलंगाना और वो बन गया ना। वो लड़का USA से इकोनॉमिक्स पढ़ के आया, बैंकिंग पढ़ के आया, बैंकिंग एंड फाइनेंस। उस बंदे ने इंडिया में आके माइक्रो बैंकिंग स्टार्ट की, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली माइक्रो बैंकिंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है माइक्रो बैंकिंग। माइक्रो मीन्स हर एक घर में जाके आप कितने महीने का 200 रुपये जमा कराओगे, उसकी एक लिमिट बना दी कि भाई जो महीने का 200 रुपये जमा करा रहा है वो महीने में इतना या साल में इतना लोन ले सकता है। फिर कोई 300 रुपये जमा करा रहा है, उसकी एक लिमिट बना दी। घर घर जाके लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक पूल बना रहे हैं फंड का, और उस पूल में से फिर अपना क्रेडिट चला रहे हैं।
दिस टाइप ऑफ क्रेडिट मार्केटिंग इज नोन एज माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज। माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे जाके क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और क्रेडिट जनरेट करना, ये है काम सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मर्स को बेनिफिट करता है और रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत साथ देती है, माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम्स को। इसलिए मैंने आपको बताया कि 2003 की स्टडी है कि ऑलमोस्ट 700,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे थे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स को। अच्छा, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर वुमेन, कि वुमेन्स को देखो, कोई अचार बना रहे हैं, कोई जैम बना रहे हैं, कोई पापड़ बना रहे हैं। द आइडियल एग्जाम्पल इज महिला ग्राम उद्योग निधि। महिला ग्राम उद्योग के तहत सबसे पहले 7 औरतों ने पापड़ चालू किया था, ये वाला लिज्जत पापड़। जो लिज्जत पापड़ की कंपनी है ना, ये 7 औरतों ने म्यूचुअल आपस में मिलकर स्टार्ट किया था छोटे से फंड से, और आज इनका टर्नओवर कम से कम 200-400 करोड़ है। मैं शायद 12th में पढ़ता था या फर्स्ट ईयर में, तब इसकी एड्स आनी शुरू हुई थी लिज्जत पापड़ की कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, इसमें ज्वाइन करो, और आज देखो वो करोड़ों में पहुंच गया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेज अ रियल वाइटल रोल। और वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है कि वुमेन एंटरप्राइजेस को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अचार डालो, पैक करो, बेचो आप, पापड़ बनाओ, पैक करो, बेचो आप। उसके लिए फाइनेंस उसको या टेक्नोलॉजी या मशीनें लेने के लिए उनको पैसा अवेलेबल कराता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और लास्ट सोर्स है नबार्ड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी नबार्ड। तो 6 हो गए: लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लास्ट नबार्ड। सो ये 6 आपके सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के। हम सिर्फ सोर्सेज पे ही हैं आज। तो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं उसके 6 सोर्सेज हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल तो वही है, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, हेडमैन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। लेकिन जो फॉर्मल सोर्सेज हैं, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, वो 6 हैं: लैंड डेवलपमेंट बैंक, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वही कमेटी वाला सिस्टम, और लास्ट नबार्ड। नबार्ड मैं बता चुका हूँ कि इट वाज सेटअप इन 1982 एंड एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द फाइनेंसेस of all institutions involved in rural financing system। मेन फंक्शन क्या थे नबार्ड के? पहला तो वही फंक्शन है कि इट वाज एन एपेक्स मीन टॉप की एजेंसी जो सबके ऊपर निगरानी रखती थी। दूसरा इसका वो था टू प्रमोट द स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंस सिस्टम। एग्रीकल्चरल जो इंस्टीट्यूशंस में आपस में फाइनेंस का सिस्टम चलता है, इन सबको स्ट्रेंथन करना। फिर टू प्रोवाइड फार्म एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्म एक्टिविटी होगी सिर्फ किसान जो खेती है कर रहा है, नॉन फार्म एक्टिविटी होगी कोई वूल का काम कर रहा है, कोई हाउसरी का काम कर रहा है, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई पॉटरी कर रहा है, उनको भी नॉन फार्म जो एक्टिविटीज थी उनको भी ये फाइनेंसेस देने लगे नबार्ड। अच्छा, नबार्ड का एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव या फंक्शन ये था कि वो जो भी फाइनेंस करता था जिस प्रोजेक्ट के लिए, उसको वो जाके इवेल्युएट भी करता था, उसको चेक भी करता था कि भी कितना काम किया है, ठीक किया है, नहीं किया है। अगर नहीं किया तो भी आगे लोन नहीं मिलेगा आपको, ये सिस्टम भी था। और फाइनली ये जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाता था। तो नबार्ड के ये फंक्शंस हैं।